नमस्कार। 21 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स की हमारे विशेष श्रृंखला के पहले भाग में आपका स्वागत है। यूपीएससी की तैयारी के नज़रिए से आज हम कुछ बेहद ज़रूरी खबरों की तह तक जाएंगे। आज के हमारे पिटारे में अर्थव्यवस्था, साइंस, डिफेंस और पर्यावरण से जुड़ी कई दिलचस्प बातें हैं। और हाँ, हो सकता है कि इनमें से कुछ विषयों पर हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो इसे एक अच्छा रिवीजन समझकर चलिएगा। तो शुरू करें। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये अलग अलग दिखने वाली खबरें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं और ये हमारे सिलेबस की बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होती हैं। चलिए, तो फिर शुरुआत अर्थव्यवस्था से करते हैं। सरकार के सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI ने नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन NIC 2025 जारी किया है। अब ये सुनने में तो बहुत ही सरकारी और सूखा सा लगता है, लेकिन असल में ये एक बड़ा बदलाव है। आखिर ये है क्या और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा। नाम सुनकर लगता है कि ये कोई बोरिंग सरकारी दस्तावेज होगा, लेकिन इसे ऐसे समझिए, NIC देश की अर्थव्यवस्था का एक तरह से आधार कार्ड है। ये हर तरह की आर्थिक गतिविधि को एक यूनिक कोड देता है, चाहे वो एक मोची का काम हो या एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। इसी डेटा के आधार पर सरकार GDP की गणना करती है, सर्वे करती है और नीतियां बनाती है। ये पहली बार 1962 में आया था और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदली है, ये भी बदलता रहा है। ठीक है, तो इस नए आधार कार्ड यानी NIC 2025 में सबसे बड़ा अपडेट क्या है? सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है कोड की संरचना में। NIC 2008 में 5 अंकों का कोड होता था। हाँ। अब उसे 6 अंकों का कर दिया गया है। ये 1 अंक का अंतर जमीन आसमान का फर्क पैदा करता है। सोचकर देखिए, कुछ साल पहले तक सरकार की नजर में एक UPI स्टार्टअप और एक सदियों पुराना बैंक दोनों एक ही वित्तीय सेवा की श्रेणी में आते थे। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार को पता ही नहीं चल पाता था कि हमारी डिजिटल इकोनॉमी असल में कितनी तेजी से बढ़ रही है। ग्रीन इकोनॉमी में क्या हो रहा है या लॉजिस्टिक सेक्टर का असली आकार क्या है। जब आपके पास इतना सटीक डेटा होता है, तभी आप सटीक नीतियां बना सकते हैं। सही बात है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये सीधे तौर पर निवेश, रोजगार और देश के विकास को प्रभावित करेगा। इसमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉकचेन जैसी नई चीजों के लिए भी कोड बनाए गए हैं। और मुझे लगता है इसमें एक और दिलचस्प बात है, ये टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सरल और गहरा है। इस वर्गीकरण को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई काम आधुनिक तकनीक से हो रहा है या पारंपरिक तरीके से। एक दर्जी जो हाथ से कपड़े सिलता है और एक बड़ी ऑनलाइन फैशन कंपनी जो मशीनों का इस्तेमाल करती है, दोनों को कपड़े बनाने की मूल गतिविधि में ही गिना जाएगा। अच्छा। इससे ये सुनिश्चित होता है कि हम गतिविधि को माप रहे हैं, ना कि उसे करने के तरीके को। तो हमने देखा कि कैसे NIC 2025 के जरिए हम अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नीतिगत कदम है। लेकिन आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबूत तो तब मिलता है जब हम विज्ञान और तकनीक में कुछ ऐसा कर दिखाएं जो दुनिया को हैरान कर दे। और ठीक यही हुआ है बिरसा 101 के लॉन्च के साथ। ये भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी है जो सिकल सेल रोग का इलाज करेगी। ये स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग है। क्रिस्पर, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन आसान भाषा में ये है क्या? क्या ये कोई दवा है? नहीं, ये दवा नहीं है। ये एक तरह से शरीर का सॉफ्टवेयर अपडेट है। क्रिस्पर को आप जेनेटिक कोड के लिए एक फाइंड एंड रिप्लेस टूल समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में होता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक जैसे हम कंप्यूटर डॉक्यूमेंट में कोई गलत शब्द ढूंढकर उसे सही करते हैं। सिकल सेल रोग में हमारे DNA में एक छोटा सा कोड गड़बड़ होता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाएं अपना आकार बदल लेती हैं और ऑक्सीजन ठीक से नहीं ले जा पाती। ये तकनीक शरीर के DNA में जाकर उसी बीमारी पैदा करने वाले खराब हिस्से को ढूंढती है, उसे काटकर हटा देती है और उसकी जगह एक स्वस्थ कोड लगा देती है। कमाल है। मतलब ये बीमारी को मैनेज नहीं कर रहा, बल्कि जड़ से खत्म कर रहा है। और इसका नाम बिरसा 101 महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। ये भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, क्योंकि सिकल सेल रोग भारत के आदिवासी समुदायों में काफी ज्यादा पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने आत्मनिर्भरता का जिक्र किया, ये थेरेपी भारत में CSI RIGIB द्वारा विकसित की गई है। विदेशों में इस तरह के इलाज का खर्च करोड़ों में आता है, लेकिन स्वदेशी होने की वजह से इसकी कीमत काफी कम होगी, जिससे ये आम लोगों की पहुंच में आ सकेगी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये मेक इन इंडिया का सबसे बेहतरीन उदाहरण है।
एक तरफ तो बिरसा 101 जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी है जो कुछ लोगों की जिंदगी बदल सकती है, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने की भी जरूरत है। शायद यहीं पर युवा एआई फॉर ऑल जैसी पहल काम आती है। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा। युवा एआई फॉर ऑल पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की है, जिसका मकसद देश के 1 करोड़ लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक ज्ञान देना है। ये एक निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स है जिसे कोई भी कर सकता है। लेकिन क्या सिर्फ एक ऑनलाइन कोर्स से ये लक्ष्य पूरा हो सकता है? मेरा मतलब है, एआई तो एक बहुत जटिल विषय है। क्या ये सिर्फ एक सतही जानकारी देकर नहीं रह जाएगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका मकसद हर किसी को एआई डेवलपर बनाना नहीं है। इसका लक्ष्य है एआई साक्षरता यानी लिटरेसी बढ़ाना। अच्छा। इसे 1990 के दशक में कंप्यूटर साक्षरता की तरह देखिए। तब लक्ष्य ये नहीं था कि सब लोग प्रोग्रामर बन जाएं, बल्कि ये था कि सब लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करना सीख जाएं। आज एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, चाहे हम उसे जानें या ना जानें। ये कोर्स लोगों को ये समझने में मदद करेगा कि एआई क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं। ये भविष्य के लिए एक विशाल वर्कफोर्स तैयार करने की नींव है। यानी मेकिंग एआई इन इंडिया के साथ साथ मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया का लक्ष्य भी पूरा हो रहा है। बहुत खूब। चलिए अब नागरिकों को सशक्त करने से आगे बढ़कर अपने सैनिकों को सशक्त करने की बात करते हैं। रक्षा क्षेत्र में क्या हलचल है? रक्षा क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया की गूंज सुनाई दे रही है। लार्सन एंड टोब्रो मतलब एलएनटी और बीईई सिस्टम्स को भारतीय सेना से BVS-10 सिंधु वाहनों की आपूर्ति का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। BVS-10 सिंधु, ये किस तरह का वाहन है? हमारे पास तो पहले से ही कई तरह के सैन्य ट्रक और वाहन हैं। ये अलग कैसे है? ये कोई आम ट्रक नहीं है। ये एक आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन वाहन है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है शहर में चलने वाली लंबी आर्टिकुलेटेड बस। ओह, अच्छा। जैसे वो बीच से मुड़ सकती है, ये वाहन भी ठीक वैसे ही काम करता है, लेकिन एक टैंक की मजबूती के साथ। इसी डिजाइन की वजह से ये किसी भी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके, बर्फीले रेगिस्तान या दलदली जमीन में एक सांप की तरह अपना रास्ता बना सकता है, जहां सामान्य ट्रक या टैंक भी फंस जाएंगे। मतलब लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे ऊंचाई वाले और मुश्किल इलाकों के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। निश्चित रूप से। ये पानी में भी चल सकता है, यानी एम्फीबियस है। और सबसे बड़ी बात, इसे एलएनटी द्वारा गुजरात के हजीरा में बनाया जाएगा। अच्छा। ये हमारी रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। साथ ही ये मॉड्यूलर भी है, यानी जरूरत के हिसाब से इसे सैनिक परिवहन, एम्बुलेंस या हथियारबंद गाड़ी में बदला जा सकता है। जहां एक तरफ हम अपनी रक्षा क्षमताएं खुद बना रहे हैं, वहीं हमारे पड़ोस में भी अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सौदे हो रहे हैं। अमेरिका ने ताइवान को नासम्स एयर डिफेंस सिस्टम बेचने की पुष्टि की है। ये सिस्टम इतना खास क्यों माना जाता है? नासम्स यानी नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आज दुनिया के सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुनिया का पहला नेटवर्क आधारित सिस्टम है। नेटवर्क आधारित, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये अकेला काम नहीं करता, ये एक टीम प्लेयर है। ये अलग अलग जगहों पर तैनात राडार, लॉन्चर और कमांड सेंटरों को एक साथ जोड़कर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना लेता है। अच्छा। ये दूसरे डिफेंस सिस्टम से भी बात कर सकता है, डेटा शेयर कर सकता है। इसीलिए ये एक साथ 72 अलग अलग लक्ष्यों, चाहे वो ड्रोन हो, क्रूज मिसाइलें हों या फाइटर जेट्स, 72 एक साथ, जी, सब पर नजर रखकर उन्हें तबाह कर सकता है। इसकी विश्वसनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 2005 से वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा इसी के जिम्मे है। तो ये ताइवान के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। चलिए इन सीमाओं और हथियारों की दुनिया से निकलकर प्रकृति की ओर चलते हैं। पर्यावरण के मोर्चे पर क्या खबर है? पर्यावरण से एक अच्छी और एक चिंताजनक, दोनों तरह की खबरें हैं। अच्छी खबर गुजरात के दाहोद में रतन महल वन्यजीव अभयारण्य से है। दशकों बाद वहां एक बाघ ने वापसी की है और अब उसे अपना स्थायी घर बना लिया है। वाह, एक बाघ की वापसी! ये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन इसका महत्व क्या है? एक बाघ की वापसी सिर्फ एक जानवर की वापसी नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम के स्वस्थ होने का संकेत है। बाघ फूड चेन में सबसे ऊपर होता है। अगर वो किसी जंगल में रह रहा है तो इसका मतलब है कि वहां उसके लिए पर्याप्त शिकार है, और शिकार के लिए पर्याप्त घास और पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधों के लिए पानी और अच्छी मिट्टी है। पूरी चेन है एक। जी, ये एक पूरी चेन है। परीक्षा के नजरिए से याद रखें,
यह अभयारण्य स्लॉथ बेर यानी भालू की बड़ी आबादी और पनम नदी के जलग्रहण क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। तो ये तो हुई उम्मीद की किरण। अब चिंताजनक खबर क्या है? चिंता की बात क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI 2026 से आई है। इसमें भारत की रैंकिंग 13 पायदान गिरकर 23वें स्थान पर आ गई है। ये एक बड़ा झटका है। 13 पायदान की गिरावट, ये तो बहुत ज्यादा है। आखिर ऐसा क्या हुआ? हम तो सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में इतना काम कर रहे हैं। यही तो इस रिपोर्ट का विरोधाभास है। इस इंडेक्स को जर्मन वॉच और कुछ अन्य संस्थाएं मिलकर निकालती हैं और ये 4 पैमानों पर देशों को आंकता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा का उपयोग और जलवायु नीति। रिपोर्ट मानती है कि भारत की जलवायु नीतियां अच्छी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल, गैस और कोयला उत्पादकों में से है। सही। इसी वजह से हमारी नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में स्कोर कम रहा। हम सोलर प्लांट तो लगा रहे हैं, लेकिन हमारी कोयले पर निर्भरता भी बहुत ज्यादा है और ये गिरावट इसी असंतुलन को दिखाती है। यानी एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। हमें विकास के लिए ऊर्जा चाहिए, लेकिन पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हमारी रैंकिंग गिरा रहे हैं। चलिए, पर्यावरण के बाद अब भूगोल की एक खबर देखते हैं। इंडोनेशिया में सेमरू ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है। जी, सिमरू पूर्वी जावा द्वीप पर स्थित है और इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये जावा की सबसे ऊंची चोटी भी है और इसे महामेरु भी कहा जाता है। महामेरु? जी, ये प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। इसकी एक खास बात यह है कि ये लगभग हर 10-30 मिनट में छोटे छोटे विस्फोट करता रहता है, जैसे कोई प्रेशर कुकर धीरे धीरे भाप छोड़ रहा हो। चलिए, अब कुछ पुरस्कारों और चर्चित स्थानों की बात कर लेते हैं। 2024 का प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे मिला है? यह पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को दिया गया है। ये पुरस्कार 1986 में शुरू हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास के लिए काम करने वाले व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है। बाचेलेट को मानवाधिकारों और लैंगिक समानता पर उनके काम के लिए जाना जाता है। पहले ये पुरस्कार इसरो, डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूनिसेफ जैसी संस्थाओं और हस्तियों को भी मिल चुका है। और अंत में एक ऐसी खबर जो मेरे जैसे फुटबॉल फैन को बहुत पसंद आएगी। एक ऐसा देश जिसका नाम शायद कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा, वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर गया है। बिल्कुल, सिर्फ 1,56,000 की आबादी वाला देश कुराकाओ कुराकाओ विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला इतिहास का सबसे छोटा देश बन गया है। ये क्लासिक डेविड बनाम गोलियात की कहानी है। मैपिंग के नजरिए से देखें तो कुराकाओ दक्षिण करीबियाई सागर में वेनेजुएला के तट के पास एक छोटा सा द्वीप देश है। अच्छा। ये एक नीदरलैंड साम्राज्य का हिस्सा है और इसकी राजधानी विलियमस्टेड एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो आज हमने अर्थव्यवस्था की गहराई से लेकर विज्ञान की ऊंचाई, रक्षा की मजबूती से लेकर पर्यावरण की चुनौतियों तक कई अहम विषयों को छुआ। बिल्कुल, और अगर आप ध्यान दें तो आज की हर खबर में एक धागा कॉमन था, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का। आज हमने बिरसा 101 जैसी स्वदेशी तकनीक और युवा AI जैसी पहलों को देखा। दूसरी तरफ BVS 10, सिंधु और नैसम जैसे रक्षा सौदों पर भी बात की। तो सोचने वाली बात यह है कि 21वीं सदी में एक देश की असली ताकत किसमें है? क्या उसकी सैन्य शक्ति और सोफिस्टिकेटेड हथियारों में जो उसकी सीमाओं की रक्षा करते हैं, या फिर उसकी वैज्ञानिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता में जो सीमाओं के अंदर रहने वाले उसके हर एक नागरिक को सशक्त बनाती है? एक बेहतरीन सवाल सोचने के लिए। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।